तो मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर एक साथ एक ही फेज में चुनाव होने और इसके लिए आज प्रचार पूरी तरह थम गया। 17 नवंबर को वोटिंग हो रही है। अब प्रत्याशियों के पास जनसंपर्क के लिए डोर टू डोर जाने का, प्रचार करने का इकलौता विकल्प है। कुल मिलाकर 2534 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। 230 सीटों पर 17 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम तक वोटिंग होने वाली है। नक्सल प्रभावित बालाघाट, मंडला, डिंडौरी में सुबह 7 से 3 बजे दोपहर तक मतदान का वक्त है। बिल्कुल, और 64 माफ कीजिएगा वो मतदान केंद्र हैं। 523 मतदान केंद्र इसके लिए बनाए गए हैं। इस बार 5.60 करोड़ वोटर्स सरकार चुनने वाले हैं। 22 लाख से ज्यादा युवा इस बार पहली बार वोट डालेंगे। पुनीत जी, बिल्कुल 64,000 से ज्यादा मतदान केंद्र हैं जिनका जिक्र अविनाश कर रहे थे और इन तमाम मतदान केंद्रों पर पहुंच करके वोट किए जाएंगे और इसी को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। वैसे मध्य प्रदेश में किस रीजन में कितनी सीटें हैं, जरा इसको भी आप समझ लीजिए, यानी किन अंचलों में किन सीटों पर आपकी हमारी नजर रहेगी। शुरुआत करते हैं सबसे प्रमुख ग्वालियर चंबल से। 34 सीटें कुल मिलाकर इस अंचल के अंतर्गत आती हैं, जबकि बुंदेलखंड में 26 सीटें हैं और महाकौशल में 38 सीटें। अगर बात करें विंध्य रीजन की तो वहां पर 30 सीटें आती हैं। मध्य क्षेत्र की बात करें तो वहां पर 36 सीटें आती हैं और मालवा निमाड़, जिसे सत्ता की चाबी भी कहा जाता है, वहां पर 66 अहम सीटें आती हैं। पुनीत जी, बिल्कुल, तो ये वो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग रीजन हैं जहां पर आपको एक बड़ी संख्या में सीटें देखने को मिलेंगी और हर एक क्षेत्र के हिसाब से पार्टियों ने अपनी रणनीति बनाई। चलिए अब आते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर का दंगल है। यहां भी चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम चुका है। वही 17 तारीख को सुबह से मतदान शुरू होगा 8 बजे से। 70 सीटें हैं दूसरे फेज में जिन पर वोट पड़ने हैं, जबकि 1.63 करोड़ वोटर्स इस बार वोट डालने जा रहे हैं और वोटिंग के लिए 18,833 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। अगर बिंद्रानवलगढ़ की बात करें तो 7 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। जबकि आपको ये अपडेट भी बता दें कि पिछली बार जब 7 तारीख को वोटिंग हुए थे तो पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग हुई थी और बची हुई 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होने हैं। चलिए अब जरा इनके बारे में भी डिटेल जान लें। छत्तीसगढ़ में जो पहला चरण हुआ इसमें 20 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और बची 70 सीटों पर अब चुनाव होने। अब इसमें भी अगर हम संभाग के स्तर पर देखें तो सरगुजा की 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस पार्टी का कब्जा हुआ था, अब की बार किसका ये देखेंगे। बिलासपुर मैदानी हिस्सा 24 सीटें हैं, दुर्ग की 12 सीटें हैं और रायपुर संभाग की 20 सीटें हैं। इस तरह कुल मिलाकर 70 सीटें हैं दूसरे फेज की जिन पर चुनाव होना है। बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ में चुनावी मुद्दों की बात करें अगर पुनीत जी, तो सबसे ज्यादा पूरे चुनाव में अगर चर्चा हुई है तो धान की कीमतों की, किसान की, कर्ज माफी की और साथ ही साथ भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा रहा। दोनों तरफ से जोर शोर से इन सभी मुद्दों को कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने उठाए हैं। अब जरा अलग अलग देखें कि किस पार्टी का फोकस किन मुद्दों पर आ। कांग्रेस को देखें, किसान कर्ज माफी इस मुद्दे को जमकर हवा दी। धान खरीदी के दाम, इसको भी कांग्रेस पार्टी ने जनता के बीच में रखा। मोदी अडानी के संबंध रिश्ते को लेकर बार बार वार किया गया और उन्हें पूरी तरह से उद्योगपतियों के हितैषी बताया। छत्तीसगढ़ में ईडी, आईटी, सीबीआई के छापे को एक तरह का टूल बताने की कोशिश की गई। डराने धमकाने का, केंद्र के दबाव का एक तरीका बताया गया और बीजेपी के भ्रष्टाचार गिनाए गए। तो लगातार धान, किसान, कर्जमाफी ये मुद्दे रहे। लेकिन अगर बात बीजेपी की करें तो राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय नेताओं ने जिन मुद्दों को हवा दी उसमें से शराबबंदी का एक अधूरा वादा भी शामिल था। लगातार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के नेता कांग्रेस और खासकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते रहे। अपराध के ग्राफ को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे। बीरनपुर हिंसा हो, धर्मांतरण का मुद्दा हो, डबल इंजन की सरकार का दावा हो या फिर नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हों। बिल्कुल, पीएम आवास योजना के तहत घर 18 लाख जो नहीं बन पाए उनको लेकर भी बार बार बात की गई बीजेपी के द्वारा और बाद में 18 लाख आवास बनाने की बात कांग्रेस पार्टी ने की कि ये हमने अपनी तरफ से ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तो ये दोनों पक्षों के दो अलग अलग बड़े मुद्दे थे जिन पर उन्होंने पूरा फोकस किया। अब जरा आते हैं चुनाव के उन मुद्दों पर जिनका सबसे ज्यादा शोर हमने सुना है। मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए दिग्गजों ने अपना पूरा जोर लगा दिया। कांग्रेस पार्टी को आप देखें तो जनता के सामने कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में जिन मुद्दों को चुना या जिन मुद्दों को रखा उसमें सबसे बड़ी बात और सबसे ज्यादा बार बात की जातिगत जनगणना की मांग उठाकर।
बीजेपी सरकार में घपले घोटालों का जिक्र करके घेरा, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा बार बार कांग्रेस पार्टी ने उठाया। बिल्कुल, और आदिवासियों और दलितों पर जुल्म के जो मामले थे, इन्होंने लगातार कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया। इसके अलावा 2020 में जो सरकार गिरी थी कमलनाथ की, इसका मुद्दा भी देर सबेर, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो या कमलनाथ हो, हर मंच से इन मुद्दों को लगातार जनता के बीच ले जाते गए। इसके अलावा बीजेपी के मुद्दे आप देखें जो वहां सत्ता पक्ष में, राम मंदिर और मोदी की गारंटी नाम से सारे वायदे भी किए। डबल इंजन की सरकार कैसे विकास कर सकती, इस बात को स्टैब्लिश करने का प्रयास किया। 15 माह की कांग्रेस सरकार की नाकामियों को बार बार याद दिलाया। कांग्रेस में परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, यह कहा। इंडिया नाम के गठबंधन पर भी बहुत बार हुए। सनातन पर कैसे इंडिया एक्सपोज हुआ है गठबंधन, इसको बीच में रखा जनता के। और कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स जो एक इंसिडेंस हुआ था, इसको भी कैश करने की कोशिश प्रचार के दौर में जमकर हुई है। और ये सब कुछ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार में आपने देखा है। बिल्कुल, और पुनीत जी एक बात यह भी है कि जिस तरह से 90 के दशक में राजनीति होती थी कमंडल और मंडल की, तो फिर से ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश लगातार दोनों पार्टियां कर रही हैं। चाहे वो तीर्थ दर्शन योजना का मामला हो, इसके जरिए कमंडल वाली राजनीति भी हावी होती इस चुनाव में दिखी है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। वैसे मध्य प्रदेश में पूरे परिदृश्य को आप देखें, 230 बड़ी सीटें हैं और ज़्यादा सीटें हैं। एक बड़ा प्रदेश है जहां इलेक्शन करवाना सबके लिए चुनौती है। हर बार इसे पूरी सुरक्षा के साथ में निर्भयता से कराने के लिए एक बड़ा अमला लगता है। तो मध्य प्रदेश में कई सारे दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर है। अब जरा इसकी भी बात कर लें कि किन किन दिग्गजों की किस्मत यहां दांव पर लगी हुई। भारतीय जनता पार्टी के खेमे से देखें, स्वयं सबसे बड़ा चेहरा प्रदेश का अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इसके अलावा उनकी कैबिनेट के 32 मंत्री भी चुनाव मैदान में हैं। 3 केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी ने उतारा है, 4 सांसदों को उतारा। हमने बार बार जब टिकट डिक्लेयर हुए थे तब भी जिक्र किया था कि कुल 7 केंद्रीय सांसद हैं, जिनमें से 3 मंत्री। इन सब की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली। 20 पूर्व मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मैदान में हैं। तो लगातार वो हाई प्रोफाइल सीटें और हाई प्रोफाइल नेता जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी अपनी पार्टियों को जीत दिलाने के दावे और वादे लगातार जनता के बीच जाकर कर रहे हैं। चलिए, तो इन दिग्गजों की किस्मत का फैसला भी वहां करोड़ों जनता करने वाली है। आप जिसको भी चुने, अपील यही है कि आप वोट जरूर करिएगा। वोटिंग वाले दिन पूरी 300 सीटें, 230 सीटें वहां की, 70 सीटें यहाँ की, हर एक सीट का पूरा हाल हमारे 300 रिपोर्टर साथी आपको देने वाले हैं। स्वयं अविनाश भी आपको एक सीट से पूरा हाल लाइव दिखाएंगे। लेकिन आप अपना फर्ज निभाइएगा, वोट आप करने जरूर जाएगा।